भारत के उत्तरी राज्यों में बाढ़ और बारिश की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में फ्लैश फ्लड भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर इन जिलों में भारी बरसात या फ्लैश फ्लड की चुनौती का सामना स्थानीय लोगों को और भी करना पड़ सकता है। उत्तराखंड को ही ले लीजिए, यहाँ पर भी रेड अलर्ट जारी है। भारत की राजधानी दिल्ली में यमुना का जल स्तर कम हुआ है, लेकिन यहाँ के बाशिंदों के सामने महामारी का खतरा मंडराने लगा है। साथ ही पुनर्वास का संकट भी अब मुंह बाए खड़ा है। तो डेवलपमेंट मॉडल पर उठते सवाल भारी बारिश की तबाही के बाद से पंजाब हो, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, भारत के इन सभी राज्यों के साथ साथ राजस्थान, असम में भी भारी बाढ़ की तबाही। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में 111 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब, हरियाणा के कई जिले बरसात से काफी प्रभावित हुए हैं। दोनों राज्यों में बरसात से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 55 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 45 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। यमुना अब धीरे धीरे शांत हो रही है, पानी घट रहा है, लेकिन दिल्ली के लोगों के सामने कई चुनौतियां अब उठ खड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में भी रविवार तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। कुछ फैक्ट्स हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे। भारत में बाढ़ की जो तबाही है, सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश को उठाना पड़ा है। लगभग 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है अकेले हिमाचल में। और अब 7 जिलों में फिर से जो है अलर्ट जारी किया गया है कि बारिश हो सकती है और इससे लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड का खतरा मंडरा रहा है। उत्तराखंड के जोशीमठ में भी चीन की सीमा को जोड़ने वाली मलारी हाईवे पर एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे सेना और सीमा सड़क संगठन BRO की आवाजाही प्रभावित हो गई है। पंजाब में अब भी 100 से ज्यादा गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। बाढ़ के खतरे का अंदेशा यहां पर भी जताया जा रहा है। असम में हर साल बाढ़ की तबाही होती है, इस बार भी वही हालात हैं। विश्वनाथ में बाढ़ की स्थिति से लगभग 32,400 लोग प्रभावित बताए गए हैं। इस सब डिवीजन के अंतर्गत 47 गांव पानी में डूब चुके हैं। पानी के 858 हेक्टेयर फसल की क्षेत्र में ये पानी आ गया, जिससे कि पूरी फसल बर्बाद हो गई। राजस्थान में भी असामान्य बारिश है और 14 जिलों के लोग परेशान हैं। दिल्ली के यमुना किनारे रहने वाले कई गरीब परिवारों का काफी नुकसान हुआ है और इस वजह से जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं दिल्ली के, वहां पर 2 दिन और स्कूल बंद रखने का फैसला CM केजरीवाल ने सुनाया है। ये पूरी तबाही, भारी बरसात, लैंडस्लाइड और बाढ़, इन सब के चलते भारत में देखी जा रही है। हमारा सवाल है कि क्या भारी बारिश ने भारत के डेवलपमेंट मॉडल की पोल खोल कर रख दी है? स्ट्रेट टॉक में दर्शकों के सामने हम ये सवाल उठाना चाहते हैं कि क्या भारत में ये जो भारी बारिश की त्रासदी आई है, इससे भारत ने जिस डेवलपमेंट मॉडल को अपना लिया था उसकी पोल खुल गई है? हालांकि इस तरह के पोल जो है हर साल दर साल खुलते ही रहते हैं। बड़ी चुनौती ये बनी हुई है कि बाढ़ से प्रभावित लोगों का पुनर्वास कैसे हो पाएगा। प्रभावित लोगों के दस्तावेज बनाने की भी एक बड़ी चुनौती है। चुनौती ये भी है कि महामारी फैलने का जो खतरा है, इससे लेकर सरकार के पास क्या इंतजाम है। जल भराव वाली जगहों की अब साफ सफाई का एक बड़ा मसला है। इस पर सरकार का रोड मैप क्या है, प्लान क्या है? हमारे साथ आज बेहद विशेष पैनल जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मंडी से सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ चुके हैं, DP गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं अंशु नैथानी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। चेतना मंच इनका अपना एक मीडिया संस्थान है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अंशु जी। सर, DP सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि हिमाचल प्रदेश जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, मंडी, सबसे ज़्यादा भारी बारिश, लैंडस्लाइड की तबाही हुई है और अभी भी जो अलर्ट है जारी है कि वहाँ पर बारिश हो सकती है, फ्लैश फ्लड आ सकते हैं। अभी कुल्लू में ही एक फ्लैश फ्लड आया और बादल फटने की घटना हुई है, जहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हो गई है, कई घायल बताए गए हैं, कई गाड़ियों को वहाँ पर नुकसान हुआ है।
आपकी नज़र में सबसे बड़ा कसूरवार कौन है? क्या भारत का डेवलपमेंट मॉडल, हिमाचल प्रदेश का डेवलपमेंट मॉडल, या फिर हम आम लोग? जी नेहा जी, हिमाचल प्रदेश में जब हम मौजूदा जो बारिश से नुकसान हुआ है इसकी तरफ देखते हैं और गहराई से इसका अध्ययन करते हैं जी तो इसमें कुछ बातें सामने आती हैं। पहली बात तो ये है कि जो बारिश है वो ठीक है कि ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज हुआ है, लेकिन मेरा मानना है कि हिमाचल में बारिश इसी तरह से होती रही है जी और नदियों में बाढ़ भी इसी तरह से आती रही है, लेकिन वो जो नुकसान जो है इस बार ज्यादा हुआ है। और उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि जो हम मानव हैं, हमारे जो जिस तरह से लालच बढ़ा है, जी उस लालच का ये नतीजा है कि हम जो है इतना नुकसान झेल कर रहे हैं। हाँ, अगर आप याद करें कि सन 2000 में भी इसी तरह की बाढ़ हिमाचल में आई थी। जी उस वक्त सतलुज नदी में जो तिब्बत के पास है एक वहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया था और जब वो पानी वहां से निकलने लगा तो खराब एक जगह है के नॉर्थ में, वहां से लेके और सतलुज जो गोविंद सागर लेक में जहाँ मिलती है, ये मतलब सलापड़ एक जगह हमारे मिट्टी में जिला पे, वहां तक सैकड़ों मकान जो है, सैकड़ों आबादी जो है जो सतलुज के किनारे थे वो तबाह हो गए। जी इसी तरह से 1995 में भी जो है भारी बारिश हुई और जो हमारा कुल्लू मनाली का रोड अभी है, अभी तो वो खैर नया बन रहा है, खोलने नहीं गया, जो पुराना रोड था वो मेरे ख्याल में 80 या 90% हो गया है, तो उसका नुकसान हो गया। लेकिन अभी जो नुकसान है वो ज्यादा क्यों हुआ? जी उसका कारण ये है कि पिछले कुछ सालों में जो यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे जो 4 लेन्स बनाए जा रहे हैं, जो यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं और यहाँ पे जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कंस्ट्रक्शन हो रही है दरियाओं के किनारे, वो एक बहुत बड़ा काम है। और जो जितने भी ये कंस्ट्रक्शन हो रही है इसमें जितना भी मलबा निकलता है, पहाड़ों में काफी मिट्टी निकलती है, जी वो ज्यादातर जो है नदी नालों के किनारे जो फेंक दी जाती है। आखिरकार वो फेंक तो दी जाती है, लेकिन जब बारिश होगी तो कहाँ जाएगी? जी पानी में नदी में ही आएगी, दरिया में आएगी, नालों में ही आएगी। और वो जो एक बहुत बड़ा कारण जो है वो इस तरह की बाढ़ का बनता है, जिससे कि वो नदी के जो चौड़ाई है वो कम होती जा रही है और जो पानी का बहाव तेज होता जा रहा है। इसमें जो नुकसान पहुंचाना हुआ है, और ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो अभी डेवलपमेंट मॉडल है जी हिमाचल में क्या होना चाहिए, और ये इस पे पहली बार नहीं है कि हिमाचल में एक डिबेट उठी है। बहुत सी वैज्ञानिकों ने इसमें काम किया है, बहुत सी इसमें आई है जिनका ये मानना है कि जो पहाड़ी नदियां ऐसी हैं जिनके ऊपर जो है कंस्ट्रक्शन जो है और जो आपके पहाड़ों की खुदाई वो साइंटिफिक वे में अगर नहीं करते आप, तो इस तरह से प्रकृति का जो है वो रौद्र रूप देखना पड़ेगा, और जो हम अभी देख रहे हैं। जी बिल्कुल, डेवलपमेंट मॉडल। और लेकिन मुझे लगता है चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, वैज्ञानिकों की जो चेतावनियां हैं उसको इतने गंभीरता से लेते हुए ये सरकारें नहीं दिखती हैं। डीपी सर, अंशु जी मैं आपके पास आना चाहूँगी। दिल्ली में हमने देखा कि 45 सालों का रिकॉर्ड टूट गया और दोषारोपण जो है आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगाती रही, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगाती रही, राजनीति चलती रही। इस बीच जो यमुना किनारे गरीब लोग हैं उनको समय रहते निकालने की कवायद भी नहीं देखी गई। बहुत लूपहोल्स दिख गए। खुद भारत की जो राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, वहाँ पर अगर लोगों को इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है तो फिर भारत के जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर हम रेस्क्यू को किस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को बचाने पर प्राथमिकता दी जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए लेकिन इशारा हुआ है, तो अंशु जी मैं चाहती हूँ कि इस सवाल पर आपसे
तो कुदरत की तबाही में भारत के लोग लाचार और डेवलपमेंट मॉडल को उठते सवाल, लेकिन इन सवालों का जवाब जो है मालूम होते हुए भी इस पर अमल नहीं किया जाता। ये कई बार उदाहरण के रूप में हमारे सामने आ चुके हैं। अलग अलग राज्यों के साथ साथ जो केंद्र की सरकार है उसके भी डेवलपमेंट मॉडल पर यह प्रश्न बना हुआ है। हमारे साथ अंशु जी बनी हुई है। अंशु जी, दिल्ली में जब इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं, वहाँ पे गरीब लोग जो यमुना के किनारे बसे हुए हैं उनके लिए काफ़ी नुकसान हो जाता है, उनको समय रहते निकाला नहीं जा पाता, उनके जानवरों की जो है सुरक्षा के लिए या रेस्क्यू के लिए उतनी प्राथमिकता नहीं देखी जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं रोजी रोटी गरीब लोगों के लिए जो उनके पशु हैं मुख्य साधन है। इसके बावजूद ऐसी तस्वीरें आई जो विचलित कर रही थी कि उन पशुओं के रेस्क्यू के लिए भी जो प्रशासन है या फिर इस तरह की जो टीम है वो काफ़ी नहीं दिखती है। अंशु जी, आपका क्या कहना, पहला ऑब्जर्वेशन आपकी तरफ से? देखिए, मुझे ये लगता है कि सरकार बिल्कुल भी इस बाढ़ की परिस्थिति के लिए तैयार नहीं थी। उनको लगता था कि दिल्ली तक तो कभी बाढ़ आ ही नहीं सकती है, उत्तराखंड में बाढ़ आती है, हिमाचल में बाढ़ आती है, असम में बाढ़ आती है, बिहार में बाढ़ आती है, लेकिन दिल्ली में बाढ़ नहीं आ सकती क्योंकि पिछले कई सालों में बाढ़ नहीं आई है। तो मुझे लगता है कि बाढ़ को लेकर किसी तरह की कोई तैयारी दिल्ली सरकार के पास, या बात की जाए जो भी प्रशासनिक अमला है उसके पास, इस तरह की कोई तैयारी नहीं थी। लेकिन चूंकि जिस तरीके से कुदरत के साथ लगातार खिलवाड़ किया गया है, हम देख रहे हैं कि नदियों के किनारे पर जिस तरह से कंस्ट्रक्शंस लगातार जारी हैं, हम चाहे दिल्ली में यमुना की ही बात करें या फिर उत्तराखंड में हम बात करें, चाहे गंगा की बात करें, या कहीं भी किसी भी राज्य को देख लीजिए, जिस तरीके से नदियों के किनारे में कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं और कुदरत से खिलवाड़ किया आ रहा है, चाहे वो टूरिज्म के नाम पर हो रहा है या फिर प्राकृतिक संसाधन के दोहन के नाम पर हो रहा है, उसकी मांग हो गया है कि जहां पहले हम नहीं सुनते थे कि कभी बाढ़ आ रही है मैदानी इलाकों में, वहां भी अब इस तरह के फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है। आप तो खुद ही बता रही हैं, राजस्थान, वहां कभी सूखा पड़ता था राजस्थान में, राजस्थान में भी बाढ़ आने लगी है। और इस बार दिल्ली का जो हाल है सभी देख रहे हैं। आपको आज की स्थिति अगर मैं बताना चाहूँ तो मयूर विहार, ITO, यमुना पार के कई ऐसे इलाके हैं जो अभी भी पानी में डूबे हुए हैं और वहां पर लोगों की स्थिति काफी खराब है। केवल आप जो बात कर रही है झुग्गी चौपड़ी का इलाका ही नहीं, जो काफी पॉश एरियाज भी हैं, वहां पर भी इतना पानी भरा हुआ है, लाइट नहीं है, लोग वो इलाके छोड़कर जा रहे हैं और एक तरीके से जो प्रशासन लग रहा है बिल्कुल लाचार नजर आ रहा है। तो मैं तो यही, पहली नजर में ये लगता है कि उनकी कोई तैयारी नहीं थी, उन्हें कोई अनुमान नहीं था आ जाएगी और इसके लिए भी प्रिपरेशन नहीं की गई थी, क्योंकि हर बार ऐसा होता था यमुना का बहता भी था, जिन इलाकों को खाली करा लिया, सीमित क्षेत्र में ये प्रभाव होता था। लेकिन इस बार देखा है कि दिल्ली के बहुत ज्यादा इलाके ये फ्लैश फ्लड हुई, और सिर्फ दिल्ली नहीं, मैं NCR रीजन की बात करूं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहाँ पर भी ये बुरी स्थिति देखी गई है। और बिल्कुल सरकार ने बातें तो बहुत कर रही है कि हम ये राहत शिविर बना दिए, इस तरह से सुविधाएं दे रहे हैं, पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से फ्लाईओवर्स के नीचे लोगों को वहां पर रुकवाया गया है। अभी जानकारी मिली है कि मयूर विहार में जो राहत शिविर है वहां एक महिला की मौत भी हो गई, और जब मंत्री और नेता वहां पहुंचे तो काफी उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ा। तो वहां पर कुछ हेल्थ फैसिलिटी लोगों के पास नहीं है, खाना पीना भी को नहीं मिल पा रहा। मुझे लग रहा है ये शासन का वो बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी कि अगर ऐसी बाढ़ की स्थिति जाएगी जी, आपकी अगर ये हालात इतने खराब हो जाएंगे तो हमारे पास प्लान क्या है? प्लानिंग यहाँ पर कुछ नजर बिल्कुल, प्लानिंग और जो प्लानिंग पे चल रही है सरकारें, इस पर भी सवाल है। अंशु जी, आपकी आवाज़ बीच बीच में बार बार कट रही है, तो मुझे लगता है कि कुछ समस्या भी वहाँ पर नेटवर्क संबंधी हो सकती है। DP सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी कि सबसे बड़ा सवाल जो है वो कंस्ट्रक्शन पर उठाया जा रहा है, खासकर कर अगर हिमाचल की बात करूं तो मैं 4 लेन का आपने जिक्र किया है और नदियों के किनारे कंस्ट्रक्शन का आपने जिक्र किया। खुद मुकेश अग्निहोत्री जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि कुछ इस तरह का रिकॉर्ड ही नहीं है, जो नदियों किनारे जो ज़मीन है वहाँ पर उस ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर रिकॉर्ड ही नहीं है, इस वजह से बेतरतीब जो कंस्ट्रक्शन है वहाँ पर चल रहा है। तो आखिर ये कंस्ट्रक्शन तो आंखों के सामने होता है, फिर भी सरकारें ये कहकर पल्ला कैसे झाड़ सकती हैं? नहीं, ये बात
से मैं आपकी सहमत हूँ कि ये कहना कि जी सरकारी रिकॉर्ड नहीं है या हमारे पास रेवेन्यू का पूरा रिकॉर्ड नहीं है जी, ये बात तो गलत बात है। क्योंकि सरकार के पास तो मतलब रेवेन्यू रिकॉर्ड तो होना ही चाहिए। चोरों अगर उनके पास वो मतलब रेडीमेड नहीं है वो भी आपकी बात से ये भी बात ठीक है कि आंखों के सामने होता है, लेकिन यही तो दिक्कत है। ये सब कुछ आंखों के सामने होता है, प्रशासन की आंखों के सामने होता है, लेकिन हम जो है उसको बात नहीं आते। अब ये जो नदी नालों में मैंने कहा कि इलीगल डंपिंग की जाती है, जो प्रोजेक्ट्स का मलबा निकला है डंपिंग उसमें आप नदियों के किनारे आते हैं, तो सब प्रशासन की आंखों के सामने होता है। अखबारों में बहुत इसमें खबरें छपती है, हमने भी बहुत इसमें खबरें लिखी हैं और हर बार यही कहना होता है कि जी हमने प्रशासन को आदेश दिया वो करेंगे। मंडी शहर के आसपास ही जो है वो जितना भी मलबा कंस्ट्रक्शन में निकलता है वो सिर्फ ब्यास और जो सुकेती नदी के उसके मुहाने पे डाला जाता है, उसके किनारों पे डाला जाता है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कई बार सरकार को इसमें डायरेक्शन दी है कि इलीगल जितनी भी ये डंपिंग है उसको आप बंद करें। इलीगल माइनिंग पे जो है हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार ने बार बार जो है उठाई है कि इलीगल जो माइनिंग है उसकी वजह से नदियों में जिस तरह से अनसाइंटिफिक वे में जो है रेत कचरी और बाकी सामान निकाला जा रहा है उसकी वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है। हाईकोर्ट ने इस पर बहुत बार डायरेक्शन दिया। हर रोज अखबारों में कोई ना कोई ऐसी खबर आती है और प्रशासन को पता है, प्रशासन से लोग पूछते भी हैं कि ये क्या किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी है वो एक खाना पूर्ति जिम्मेदारी प्रशासन ये कह देता है या सरकार के नुमाइंदे ये कह देते हैं कि हम कार्रवाई करें, लेकिन कार्रवाई होती क्यों नहीं। अब सवाल यही है कि क्यों कार्रवाई होती है, सब कुछ तो प्रशासन की आंखों के सामने हो रहा है, तो देख रहे हैं शहर से हर आदमी गुजरता है, हर शहर से प्रशासन के लोग भी गुजरते हैं, अखबारों में खबरें भी छपती हैं, सरकार के सामने भी ये बात आती है। लेकिन वही है कि ये जो हमारे सरकार में बैठे लोग हैं, जो प्रशासन में बैठे लोग हैं, ये जब जो है दुर्घटना घट जाती है उसके बाद जो है पोस्टमार्टम उसका शुरू करते हैं, लेकिन जब वो जो सारे काम होते हैं उसको कोई कार्रवाई नहीं। मैं आपको शिमला की बात करता हूँ, शिमला में जो है जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है उसमें सख्त निर्देश है कि आप कितनी जो है स्टोरीज तक बिल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद शिमला तो कैपिटल है, सबको पता है, वहाँ पे नजर आती है कि उसका किस तरह का वायलेशन होता है। वहाँ 3.5 जो स्टोरीज है अलाउड है, लेकिन 5-6 स्टोरीज बना रहे हैं, तो अब प्रशासन को तो पता ही है, वो बाद में जो कहते हैं हम लोग मानेंगे, लेकिन ये तो मतलब यही तो जो है सबसे बड़ी त्रासदी है कि आपकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसको याद आप तब कर रहे हैं जब आपके पास दुर्घटना घट जाती है, तब आप कहते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं हुआ। या जैसे मैंने कहा कि तो अभी सरकार ने अभी ये कोशिश की है कि जो नदी के 100 मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो, लेकिन ये तो नॉर्म्स पहले भी हाईकोर्ट हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ये आदेश पारित किए हैं कि नदी के जो है 50 मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी हो रही है, और उसको कौन रोकेगा? यही तो सवाल। अब जो अखबार में लिखने वाले हैं, मेरे जैसे राज्य से पत्रकार है, वो तो इसको दूरदर्शन में दिखाएंगे या टीवी चैनल पे दिखाएंगे या अखबारों में लिखेंगे, लेकिन कार्रवाई तो सरकार को करनी है। बिल्कुल, और ऐसा नहीं है कि ध्यान में कोई बात, उनके ध्यान में बात आती है, वो प्रशासन के लोग भी देखते हैं, लेकिन कार्रवाई जो करने में जो है वो सरकारें हिचकिचाती है। उसके कई कारण हैं। उसका कारण जो है क्योंकि जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो सरकार को प्रभावित भी करते हैं, सरकार के अपने लोग इस तरह की कार्रवाई करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां अब ये जो फोर्ट लेन बना रही हैं। लेकिन सर जब ऐसे अवसर आते हैं, जब ऐसी त्रासदी आती है, तो लोगों के सामने एक बहुत बड़ा सबक, बहुत बड़ी त्रासदी का उदाहरण सरकारें रख सकती है और उसके बाद सख्त कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में हर 4 से 5वें साल में ऐसी तबाही आती है, लेकिन उसके बाद भी अगर बार बार हम इसी तरह के सवालों को समझने की कोशिश करते तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकारें जो है फौरी तौर पर जो है बातें करती है लेकिन अमल नहीं ला पाती है। अंशु नथानी के पास सीधे दर्शकों को लेकर जाना चाहेंगे। अंशु जी, आपने कहा कि जो लोग हैं काफ़ी नाराज़ हैं मौजूदा सरकार से। अब बड़ा संकट ये है कि ये वही दिल्ली है जिसमें कोरोना काल के समय में लोग
को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, कई परिवार उजड़ गए और अब फिर से महामारी का खतरा जो है दिल्ली वालों के सामने मंडरा रहा है। ऐसे में क्या इंतज़ाम जो सरकार अनाउंसमेंट करे कि 10-10 हज़ार का मुआवजा दिया जाएगा या फिर कुछ और जो सहूलतें हैं वो सरकार देगी, स्वास्थ्य की सहूलतों की बात हो रही है, क्या ये काफ़ी है जो नुकसान हुआ है दिल्ली में? जी, मुझे लग रहा है ये बिल्कुल नाकाफी है। आप खुद सोच सकते हैं जिस इंसान का घर उजड़ गया है और जो गरीब लोग हैं और जिनके मवेशी हैं वो बाढ़ में बह गए हैं या वो मर गए हैं, तो उनके लिए 10,000 का मुआवजा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल ऊँट के मुँह में जीरा ही साबित होगा। और कई लोग हैं जो बाढ़ से उनके पूरे घर पूरी तरीके से, यानी कि उनको अपना पूरा जीवन ही स्टार्ट करना पड़ेगा, नए तरीके से पूरी शुरुआत करनी पड़ेगी। तो 10,000 तो मुझे कुछ भी अमाउंट नजर नहीं आता है, वो भी दिल्ली जैसे शहर में, एक महानगर में। तो शायद इस पर और सामूहिकपूर्वक विचार करना चाहिए सरकार को। हालांकि बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि राहत शिविर लगाए गए हैं और जिनके डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड वगैरह अगर बाढ़ में गए हैं तो उनको दोबारा बनवाया जाएगा, उसके लिए उन्हें हेल्प की जाएगी, राहत शिविर में हेल्थ चेकअप्स लगाए जाएंगे। लेकिन ये सारे कैंप अभी तेजी से हमें ये सारा काम नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक मदद पहुंचानी जरूरी है। कई लोग हैं उन्हें खाना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, बच्चों के स्कूल बैग, किताबें, ये सब पानी में बह गए हैं, यानी कि उनको अपना एक जीवन ही पूरा दोबारा नए तरीके से शुरू करना। और केवल यही नहीं, कई चीजें, कई इंफ्रास्ट्रक्चर, कई ऐसी चीजें हैं जो खराब हो गई है पानी के आ जाने की वजह से, बर्बाद हो गई पूरी तरीके से, उनको भी जल्द से जल्द ही करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि सरकारें इस पर तेजी से काम करें, क्योंकि अब आने वाले समय में जब पानी उठेगा तो संक्रामक बीमारियों के भी फैलने का खतरा रहेगा, चाहे डेंगू है, मलेरिया है, मच्छर जनित जो बीमारियां हैं, या इसके अलावा पानी से होने वाली जो बीमारियां हैं उनका खतरा बढ़ेगा। तो उसके लिए कैसे अब जल्दी प्लान की जाए, वो करने के बजाय लग रहा है कि यहाँ पर जो सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ज्यादा कर रही हैं। आज ही हम देख रहे थे कि जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं या असम के मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली सरकार या दिल्ली के मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि आपको हमसे सबक लेना चाहिए था, आपने कोई तैयारी नहीं की। तो जरूर गलतियां हुई है सरकार से, लेकिन ये वक्त जो है तो अभी एक दूसरे के ऊपर आरोप करना है। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को भी इसमें आगे आकर मदद करनी चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो पूरे देश दुनिया में जाती हैं। यहाँ का बुरा हाल है तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना खराब पिक्चर, भारत की छवि को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है। जी जी। पर ये अंशु जी, आपने सही कहा कि हरियाणा की सरकार और दिल्ली की सरकार में इस बात पे लड़ाई तो हर साल ही देखी जाती है। जब भी यमुना का जलस्तर बढ़ता है, दिल्ली की सरकार जो है हरियाणा की सरकार को पर आरोप लगाती है कि ज़्यादा मात्रा में और बिना सोचे समझे जो है पानी छोड़ा जा रहा है। ये आरोप प्रत्यारोप तो हर साल इसी तरह से हम देखते आ रहे हैं। लेकिन मैं डीपी सर आपसे समझना चाहूँगी, मंडी में बहुत ज़्यादा बड़ी त्रासदी आई, इसके बाद सरकार क्या जागी है वहाँ पर? जिला प्रशासन की तरफ से आपका क्या कहना है? देखिए, अब जो प्रशासन है वो तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है, लोगों को रिहैबिलिटेट और जो रेस्क्यू है उसका कोशिश पूरी होगी जाने। लेकिन नुकसान इतना ज़्यादा हो रहा है कि ये अभी जो है बहुत जल्दी संभव नहीं है। मंडी जिला में जो है कई पुल बह गए हैं, बहुत से मकान बह गए हैं, लोगों के घरों में पानी घुसा है, बहुत से लोग बेघर हो गए हैं। तो अभी इतनी जल्दी, एक तो क्योंकि इतना भारी नुकसान हुआ है, उनको रिहेबिलिटेट करना आसान काम है। ठीक है कि उनको शेल्टर दिया है, कहीं गुरुद्वारे में लोग ठहरे हैं, कहीं और जगह में उनको ठहरा है, और एक मदद भी 1-1 लाख रुपए की व्यवस्था उनको दी है। और इस तरह से जो जन लोगों के मतलब भोजन की कमी या कुछ की स्थिति, वो सारा भी सरकार ने, जो प्रशासन है उसने उसका इंतजाम किया। लेकिन पूर्ण रूप से उनको दोबारा से पुनर्स्थापित करना वो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग काम है, क्योंकि जिस तरह से अपने खुद ही आपने आंकड़ा दिया, तो जो अभी रफ एस्टिमेट है उसके हिसाब से 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल में हुआ है। सरकार का ये है, लेकिन अभी जिस तरह से आंकड़े और नहीं आते, क्योंकि अभी तो जो डेथ टोल है उसके बारे में ये धीरे धीरे आंकड़े आ रहे हैं। रोज कहीं 2 लाशें मिली है, कहीं ट्रैकर्स की 3 लाशें मिली है, कहीं बर्फ में दबे लोग मिले हैं। तो अभी वो भी आंकड़ा, मतलब जितनी डेथ हुई है उस पर भी पूरा आंकड़ा नहीं है। तो इसी तरह से जो नुकसान है दूर दराज के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है।
तो वो आंकड़े अभी आ रहे हैं प्रशासन की जगह, तो वो अभी ये भी कहते हैं कि पहुंच नहीं पाया है। लेकिन चलो सरकार ने प्रयास किए, मैं ये नहीं कहता कि सरकार ने प्रयास नहीं, प्रशासन ने प्रयास किए। मुख्यमंत्री ने खुद जो है जितने भी प्रभावित क्षेत्र है उनका दौरा किया है, लोगों से मिला है और उनको जो है राहत जो जितनी भी दे सकती है उसको मिले। लेकिन ये ठीक है, प्रशासन जितना अपनी उनकी क्षमता है उसके हिसाब कर रहा है, लेकिन जो उसको अभी लॉन्ग टर्म जो रिहेबिलिटेशन है वो एक काफी टीडियस जॉब है और उसमें काफी अभी लगेगा, उसके लिए पैसा भी चाहिए। क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार तो जो है बहुत ही आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रही है। उसको जो है अभी मतलब जो अपना महीने का खर्चा चलाने के लिए भी जो है केंद्र सरकार की सहायता पर निर्भर रहना पड़ रहा है या लोन का रास्ता उनको नहीं पड़ रहा है। तो अभी जो केंद्र सरकार है उसने 350 करोड़ के रुपए के बीच जो है राहत दी है। अब हिमाचल सरकार का ये भी कहना है कि उस पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी और हिमाचल सरकार में एक जो है डिबेट छुड़ी हुई। वो कहते हैं कि ये पैसा तो जो है हिमाचल को जो है पिछला जो नुकसान हुआ है 180 करोड़ उसके एवज में हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनके नेता ये कहते हैं कि 350 करोड़ का जो मदद है वो हिमाचल सरकार को मिली। तो अभी मतलब तो ये क्या राजनीति हो रही, इतनी बड़ी त्रासदी आई हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद भी अगर केंद्र सरकार पर इस तरह का आरोप लगा रही है कांग्रेस की सरकार प्रदेश की, तो ऐसा साफ लग रहा है कि राजनीति की जा रही है इस पर। जी, ये तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि राजनीति की जा रही है, क्योंकि जो अब जो हिमाचल की सरकार है उसका मैंने कहा रफ एस्टीमेट जो है 8,000 करोड़ रुपए के नुकसान का हुआ और वो दिखता भी है। तो आप जिस तरह से आप फोटो भी देख रहे हैं, वीडियोस भी देख रहे हैं, किस तरह से जो 5-5 मंजिले जो मकान है वो धराशायी 1 मिनट में, किस तरह से जो पुल है वो जो है 1 मिनट में जो है 1 सेकंड में जाके, और जो हमारी ये जल शक्ति जो मंत्रालय है, जल शक्ति विभाग है, इसमें जो अभी पिछले दिनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी यहाँ मंडी में आए थे और वो 72 घंटे यहाँ बैठे रहे ताकि वो जो पानी की सप्लाई उसको जो है सुचारू रूप से लागू किए। उनका मानना है कि हमारे जो है 5,000 के करीब जो है जितनी भी ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स हैं और या इरिगेशन स्कीम है वो डैमेज हुई है और प्रभावित हुई है। उसमें से ज्यादातर उन्होंने कहा है कि अभी हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म उसमें कितना पैसा खर्च होगा, कितना होगा, उसके लिए बहुत मतलब फंड्स की आवश्यकता है। और वो मेरे ख्याल से अभी अकेले जो है हिमाचल प्रदेश के सरकार के बस की बात तो नहीं है। अगर वो हिमाचल प्रदेश सरकार उसको करने लगी तो उनको बहुत समय मिलेगा और केंद्र सरकार देखा भी इसमें अगर लिबरल एड और जो लिबरल ग्रांट्स हिमाचल को देती है तभी जो रिहेबिलिटेशन वर्क है ये पूरा होगा। बिल्कुल। अंशु जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि दिल्ली में भी कमोबेश यही केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच खींचतान कि किसका दोष कसूर कौन है, और आपने हिमाचल प्रदेश का भी डीपी सर ने जो यहाँ पर डिटेल्स दी है उससे साफ लग रहा है कि जब इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी सरकारों के बीच में जिम्मेदारी को लेकर खींचतान होती है या फिर सहायता को लेकर खींचतान होती है तो बहुत ही लाचारी महसूस होती है। आम जनता के सामने समाधान कहाँ से आएगा जब सरकारों के बीच में तालमेल ही नजर नहीं आता। अंशु जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली में तो यही देखा जा रहा है जब से ये अध्यादेश वाला मामला हुआ है, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एक तरीके से जो दिल्ली सरकार का जो वो कंट्रोल है वो गया है, उसके बाद से जो दिल्ली सरकार है वो लगातार इन बातों को कह रही है कि हमारे काम इससे प्रभावित हो रहे हैं और यही बातें लगातार अभी भी जो बाढ़ वाली स्थिति हुई है उसमें भी जो उनके मंत्री हैं आप पार्टी के या उनके नेता हैं वो ये बयान दे रहे हैं कि अधिकारी हमारे सुन नहीं रहे हैं, अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं है और कई खबरें आई कि अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है सरकारों के बीच का, लेकिन तो खामियाजा किसे भुगतना पड़ रहा है? आम जनता ने खुद देखा कि लोग इस तरह से कह रहे थे कि जब अगर सरकार पता था कि लेवल बढ़ रहा है, खतरे के निशान के ऊपर चला गया है, तो हम लोगों को समय से पहले ही बताया जाता, हम लोगों को जल्दी बताया जाता तो हमें मदद मिल जाती, हमको जल्दी इलाका खाली कर लेते। कई लोगों ने बताया कि 8:30 बजे वहां पर पानी आने की सूचना थी शाम की और हमने सुबह कुछ ही घंटे पहले बताया था उससे पहले कि आप खाली, तो हड़बड़ी में हम अपना थोड़ा बहुत ही सामान लेकर निकल पाए, हमारा सब कुछ वहां पर हाथ हो गया, हमारे मवेशी बह गए, हमारा सारा सामान था वो खराब हो गया।
यानी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर यही थोड़ी प्लानिंग की जाती, समय पर लोगों को चेता दिया जाता, उन्हें बता दिया जाता। अभी भी कई इलाकों में ये हालत है कि वहां पर बिजली सप्लाई नहीं आ रही है, पीने के पानी की दिक्कत है, लोगों को कुछ नहीं पता कि यहाँ पर बिजली कब रिस्टोर होगी, पानी कब आएगा। वो खुद ही वो मिला के वो घर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। यानी एक जो कोऑर्डिनेट तरीके से काम होना चाहिए, सरकारों के बीच ये समन्वय न होने की वजह से जनता को भुगतना। बिल्कुल आपने सही कहा, जनता जो है भुगत रही है और हर साल भुगत रही है, लेकिन ये सरकारों के बीच की जो खींचतान है, जो राजनीति है, ये आम लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। एक मॉडल है, नीदरलैंड का मॉडल है, उसकी बात भी हर साल बाढ़ के बीच भी सामने आ जाती है, लेकिन उस मॉडल का हो क्या रहा है, इस बारे में चर्चा भी उतनी ज़्यादा नहीं सामने आती है। आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में हर साल बाढ़ की त्रासदी का सामना लोगों को क्यों करना पड़ता है, और जब ये त्रासदी सामने आ जाती है तो सरकारों के बीच तालमेल की कमी भी क्यों नजर आती है। इससे आम लोगों की जिंदगी सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, लेकिन सरकारों की गंभीरता बार बार कम नजर आती है। हमारे साथ डीपी गुप्ता सर बने हुए हैं मंडी से। सर, मैं समझना चाहूंगी, 2017 में एक शोध था, ये लेटेस्ट आंकड़ा नहीं है मेरे पास, लेकिन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है, उसका 2017 का ये शोध था। हिमाचल प्रदेश में कुल 118 हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जिनमें से 118 में से 67 हाइड्रो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में ऐसे हैं जो कि खिसकने वाले जोन में स्थित हैं। इसके बावजूद वहाँ पर इस तरह का जो हाइड्रो प्रोजेक्ट काम कर रहा है, इस पर भी बार बार जो है पर्यावरण में चिंताएं जताते हैं, लेकिन कोई गंभीरता सरकार की तरफ से या फिर संबंधित विभाग की तरफ से नजर नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो त्रासदी सामने आती है, तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं और ज्यादा गंभीर नजर आती है। डीपी सर। जी नेहा, जो आपने बात कही कि इसमें वैज्ञानिकों की बहुत रिपोर्ट्स आई हैं कि किस तरह से यहाँ पे पहाड़ों की खुदाई होनी चाहिए, किस तरह से जो है यहाँ का जो मलबा निकलता है उसका डिस्पोजल होना चाहिए जी। और किस तरह से जो है यहाँ के जो लोग हैं उनका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। लेकिन इन बातों पे जो है सही तौर पे बहुत ज्यादा मैं जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, 118 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें 67 जो है वो पहाड़ खिसकने वाली जगहों पर स्थित है। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है वहाँ पर हिमाचल में हो रहे हैं हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को लेकर। तो उन्हें लेकर, उस समस्या को, उस चुनौती को लेकर सरकारें गंभीर नजर नहीं आती सर। नहीं, हिमाचल में अगर आप कहें कि जो हिमालयन रीजन है, और वो तो जो है यंगेस्ट पहाड़ उनको माना जाता है जी, और उस हिसाब से जो है वो वैसे भी जो सेस्मिक जोन 5 है उसमें हिमाचल के बहुत इलाके हैं, तो मंडी भी उसमें एक है। कांगड़ा का आपने अगर इतिहास में पढ़ा होगा, 1905 का जो भूकंप था वो बहुत गंभीर बिल्कुल भूकंप रहा है और वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि 100 साल के बाद इस तरह का भूकंप आता है, लेकिन वो सिर्फ अभी प्रकृति की हमारे ऊपर दिया है कि वो ऐसा नहीं होना है। लेकिन उसके सब के बावजूद भी जो है वैज्ञानिक यही मानते हैं कि इन सब बातों को हिमाचल में जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस तरह से उनकी खुदाई होनी चाहिए, क्योंकि हिमाचल में अगर डैम बनेगा उसके लिए ज्यादातर जो आपके पावर प्रोजेक्ट्स को खुदाई करनी है। जब आप खुदाई करेंगे तो पहाड़ जो है वो उनका जो स्ट्रेटा है वो लूज होता है, और लूज होगा तो उसको किस तरह से आपने स्ट्रेंथन करता है, और दूसरी बात है वहां से जो मलबा निकल रहा है उसका डिस्पोजल आप करें। बिल्कुल। तो मतलब तीसरा इसमें एक जो कंपोनेंट होता है, जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स आते हैं उसमें एक कंपोनेंट होता है जो आपको उसके एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए खर्च करना होता है। वो हर जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जितनी भी बनती है उसमें इतना पैसा रखा जाता है, लेकिन वो यही तो बात है कि वो पैसा खर्च नहीं होता। जिस पर्पज के लिए वो पैसा लगता है, जितने पेड़ करते हैं, जितने पेड़ वास्तव में उससे दुगने उनको लगाने चाहिए, तभी तो हमारा वातावरण जो है वो प्रोटेक्ट होता है। लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाता। वो जो पैसा है वो सरकार कहीं उसको और खर्च कर देती है, कहीं आप कॉलेज बनाने के लिए उसको खर्च कर देती है, कहीं आप किसी और चीज के लिए खर्च करती है, और जो वो मतलब एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो पैसा प्रोजेक्ट में होता है वो वास्तव में उस पर खर्च नहीं हो पाता। तो ये सब जो बातें हैं इन पे जो है इतना ध्यान जितना दिया जाना चाहिए उतना नहीं दिया जाता। अब जब ये इस तरह की त्रासदी हो जाती है, इस तरह की जो नेचुरल कैलेमिटीज हो जाती है, तब उन सब बातों को जो है उठाते हैं। लेकिन अगर आप यही देखेंगे कि
2-3-4 महीने में स्थिति वही आ जाती है। हाँ, मैंने जैसे शिमला की बात करा था, वहाँ पे मतलब जी जो बहुत बड़ी घटना हुई कि जो एक हाउस है वो हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह गिर गया, और फिर जो सरकार ने बड़ी मतलब घोषणा की जी हम पुलिस की सारे मकानों की जांच करेंगे, कहाँ पे जो है उन्होंने जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के निर्देश है उनका पालन नहीं किया। लेकिन अभी भी आप देखें कि 1 साल के दौरान जो है वो स्केल 1 पे स्थिति आ जाती है। अल्टीमेटली सब वही जिसको आप शुरू में जाते हैं वही काम शुरू हो जाता है। समय बहुत सीमित है। आपने सही कहा कि सरकारों का जो लचर रवैया है, ढीला रवैया जो है, ये भी कहीं ना कहीं इंसानी जानों पर जो है एक गंभीरता जो है संकट की स्थिति पैदा करने की या फिर उसको न्योता देते हुए नजर आती है। अंशु जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि क्या ऐसा लगता है कि अब जो केजरीवाल सरकार है, इस तरह की त्रासदी के बाद से दिल्ली में कुछ जो इंतज़ाम किए जाएंगे, क्या उम्मीद करती है कि केजरीवाल सरकार जो है अब नए इंतज़ाम लेकर सामने आएगी? जो टेंट लगाए गए वहाँ पर भी सफिशिएंट जो है एमेनिटीज़ जो वहाँ पर होनी चाहिए, सुविधाएं जो होनी चाहिए वो मौजूद ही नहीं थी, और अब 10-10 हज़ार का जो फौरी मुआवजा दिया गया है वो भी काफ़ी ही बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा फोकस जो है वो चुनाव पर ही दिल्ली में दिखता है, या फिर ऑर्डिनेंस को लेकर सरकार का ज़्यादा दिखता है? देखिए, जिस तरह से वैसे तो दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, उनको वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात जाती है, कहा जाता है दिल्ली को पेरिस और शंघाई की तरह बना देंगे। लेकिन जो आज दिल्ली की स्थिति है, जिस तरह से यहाँ इलाकों में मोहल्लों में पानी भरा हुआ है, वो वाकई एक बहुत खराब तस्वीर पेश की है। और आपको बता दूं कि ये फ्लैश अभी आया है, लेकिन उससे पहले भी दिल्ली में जो ड्रेनेज की है वो इतनी ज्यादा गंभीर है कि पहले भी 1-2 दिन तक अगर बारिश हो जाती थी या ज्यादा बारिश हो जाती थी तो दिल्ली पूरा त्राहिमाम लग जाती थी। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम भी बार बार सवालों के घेरे में आता है, लेकिन उस ड्रेनेज सिस्टम को जब सफाई की बात आती है, मानसून के लिए तैयारी की बात आती है, तो ये सब ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ कागजों पर जो है ये तैयारियां कर दी जाती हैं, और उसके बाद जब बारिश आती है तो दोबारा से जनता को जो है वो बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ता है। समय समाप्त हो गया, इसलिए अंशु जी आपको रोकना पड़ रहा है, तो माफ़ी चाहूँगी इसलिए आपको। और डीपी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल की इतनी बड़ी जो स्थिति गंभीर बनी हुई है, कहीं ना कहीं सरकारों के साथ साथ आम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जो नदी नाले हैं उनका जो आकार है वो सिकुड़ता जा रहा है, और ऐसे में कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी जो है वो सभी लोगों को उठानी पड़ेगी कि इकोलॉजी जो है, पर्यावरण जो है, उसके साथ जितना खिलवाड़ होगा मनुष्य को उसका खामियाजा उतने ही बड़े स्तर पर उठाना पड़ेगा। पूरे भारत में बाढ़ की स्थिति, फ्लैश फ्लड की स्थिति, बादल फटने की स्थिति, असम में बाढ़ का हर साल बुरा हाल, लेकिन सरकारें कब जागेगी, नीदरलैंड का जो मॉडल है उस पर खुलकर बहस कब होगी, ये इंतजार हमें भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से अनुरोध कि info@justbroadcasting.com पर ईमेल भेजना ना भूलें, और neha@justbroadcasting.com पर भी आप शिकायत भी या फिर कोई सुझाव दोनों भेज सकते हैं। आपकी ईमेल का मुझे इंतजार रहता है। धन्यवाद।